नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस से। 14 दिन से जारी गतिरोध के बीच ध्वनि मत से राज्यसभा में पहला विधेयक पारित। ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी। ग्रेच्युटी सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख। महिलाओं के मातृत्व अवकाश की सीमा 12 हफ्ते से 26 हफ्ते करने का प्रावधान। भविष्य में होने वाले जल संकट पर उपराष्ट्रपति ने जताई चिंता। बूंद बूंद पानी बचाएं शीर्षक से अखबार में लिखा लेख। कहा, विकराल जल संकट से बचने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत। भारत के 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे जर्मनी के राष्ट्रपति। वाराणसी में दोनों देशों के सहयोग से चल रहे गंगा सफाई अभियान का लेंगे जायजा। बीएचयू में छात्रों से मुलाकात का भी कार्यक्रम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जमानत। पत्नी प्रतिभा सिंह समेत 3 और लोगों को भी राहत। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत। और अमेरिका में फेसबुक यूजर्स डेटा लीक मामले में मार्क जुकरबर्ग ने मानी गलती। यूजर्स की निजता की सुरक्षा के लिए कड़े कदमों का पेश किया खाका। कानून मंत्री ने 5 महीनों तक कांग्रेस की खामोशी पर उठाया सवाल। राज्यसभा से आज ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2018 ध्वनिमत से पारित हो गया। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इसे पेश किया था। विधेयक में निजी कर्मियों के लिए ग्रेच्युटी की मौजूदा सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इसका फायदा निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को मिलेगा। अभी 10 या अधिक कामगार वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों के लिए उपदान भुगतान अधिनियम 1972 लागू है। इसमें 5 साल की लगातार सेवा देने वाले ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए थी। बिल में इसका भी प्रावधान है कि अब सरकार समय समय पर ग्रेच्युटी की सीमा तय कर सकती है। साथ ही विधेयक में महिला कर्मचारियों को वर्तमान 12 सप्ताह के स्थान पर 26 हफ्ते की अधिकतम प्रसूति अवकाश को अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। The question is that payment of gratuity amendment bill 2018 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Chairman, amendment. Class 3 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by T. Subramani Reddy. I don't need an amendment. Thank you very much, Subramani Reddy. I shall now put class 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 3 is adopted. Class 4 stands part of the bill. There is one amendment by Dr. Subramani Reddy. See, no discussion and no amendment also. Very good. Amendment is negative. I shall now put the class 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 4 is adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, please. Please, Shanti, please. Class 1, the enacting formula and title are adopted. Minister, Sri Santosh Kumar Gangwar, to move. Sir, I move that amended bill as amended is be passed. That the bill be passed. Sir, the bill be passed, sir. The amendment. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed.
ये काम करने की निरंतरता बनी रहेगी, कोई ब्रेक नहीं माना जाएगा 26 सप्ताह की छुट्टी के बाद भी। तो वास्तव में लोकसभा और राज्यसभा में ये दोनों महत्वपूर्ण बिल हमने पारित कर दिए और अब महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। और ये कब से लागू होगा ये मिलकर तय करेंगे और न्यायालय इसमें हमारा न्याय विभाग जो हमको सुझाव देगा उसके हिसाब से हम इसको लागू करने का काम करेंगे। और सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर का। कृति मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। कृति, आज भी अवरोध जो है वो जारी रहा, लेकिन इस बीच जो अहम काम हुआ वो ये कि ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2018 ध्वनिमत से पास हुआ। जी अमृता, देखिए हफ्तों के गतिरोध के बाद आज राज्यसभा में जो सेकंड हाफ है बजट सेशन का, उसमें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल पारित हुआ ध्वनि मत से। यूनानिमसली पूरे हाउस ने इसको पास किया। उसके बाद जो लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी दलों का उन्होंने धन्यवाद किया और ये भी कहा कि इस बिल से जब ये एक्ट बन जाएगा तो काफ़ी जो जितने भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के और खासकर जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो सीलिंग है टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। और साथ ही जो मैटरनिटी लीव है वो जो अभी एग्जिस्टिंग लेवल पे ग्रेच्युटी अमेंडमेंट एक्ट में जो 12 हफ्ते की थी और उसके बाद जो मैटरनिटी एक्ट जो नया आया जिसमें 26 हफ्तों का प्रावधान है मैटरनिटी लीव का, उसको भी नोटिफाई किया जाएगा। और साथ ही इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है अमृता कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये बिल एम्पावर करेगा कि वो इन्फ्लेशन के हिसाब से, वेज रिविजन के हिसाब से और जो फ्यूचर पे कमीशन की रिपोर्ट आएंगी उनके हिसाब से ये जो ग्रेच्युटी की सीलिंग है उसको नोटिफाई कर सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था जो लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका था। अमृता, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। कृति, आपके पास दोबारा लौटेंगे और इससे पहले आपको बता दें कि राज्यसभा में पिछले 14 दिनों से चल रहा जो गतिरोध है वो आज भी जारी रहा। गतिरोध के बीच ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। सदन में सभा पटल पर अहम पत्र रखने के फौरन बाद कांग्रेस, टीडीपी और एआईएडीएमके ने अलग अलग मुद्दों पर अवरोध किया। कावेरी और आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर सांसद तख्तियां लेकर वेल में आ गए, जिसकी वजह से कार्यवाही बाधित हुई। गतिरोध के बीच सभापति ने सांसदों से बार बार सदन चलाने की अपील की, बावजूद इसके सदन में गतिरोध जारी रहा। आखिरकार मजबूर होकर सभापति को कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। और इस बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि वो सभी दलों के नेताओं से मुलाकात कर सदन के सुचारू संचालन की अपील करेंगे। इतने की विपक्षी दल के जो नेता हैं इनको मैं पर्सनली मिलूंगा और इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा। आज मैंने गुलाम नबी आज़ाद से भी कहा है कि भाई हाँ, हम इस पे आके बैठकर डिस्कस करें और हाउस को चलने दें। अविश्वास प्रस्ताव की जहां तक बात है, सरकार चाहती है कि अविश्वास प्रस्ताव हो या कोई भी प्रस्ताव आए, सरकार उसके ऊपर डिस्कशन के लिए तैयार है। सरकार के पास सदन के अंदर अच्छा खासा बहुमत है और सदन के बाहर जनता का विश्वास हासिल है। और लोकसभा में आज भी अवरोध की वजह से दिन भर के लिए स्थगित की गई कार्यवाही शुरू होते ही टीआरएस और एआईएडीएम के सदस्य वेल में आ गए। एआईएडीएम के सदस्य कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे थे, वहीं टीआरएस के सदस्य तेलंगाना में नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सांसदों की बार बार सदन चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, बावजूद इसके गतिरोध जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष की बार बार अपील के बावजूद गतिरोध कम नहीं हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। और कृति मिश्रा हमारे साथ बनी हुई हैं। कृति, 14वां दिन है आज और समय काफी कम बचा है। बहुत सारे जो विधेयक हैं वो पेंडिंग है, बहुत सारी अहम चर्चाएं हैं जिन पर बात की जानी है। बावजूद इसके बार बार अपील के बावजूद भी सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। अब आज का जो कार्य है वो क्या रहा लोकसभा में भी? जी देखिए, आज भी लोकसभा में अवरोध और गतिरोध जारी रहा, जिसकी वजह से जो सदन की कार्यवाही है उसको दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके लिए भी उसके बाद जो एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार तैयार है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, क्योंकि सरकार को पूरा भरोसा है कि नंबर्स उनके फेवर में हैं और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो डिफीट हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं होता अमृता, किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कम से कम 50 जो लॉ मेकर्स हैं, 50 लेजिस्लेटर्स हैं, उनका सपोर्ट चाहिए। तो अर्जुन राम मेघवाल जी ने यही सफाई दी कि जब तक सदन हाउस ऑर्डर में नहीं रहता
तब तक किस तरह से स्पीकर 50 लोगों की गिनती कर पाएंगी, हेड काउंट्स जिसे हम कहते हैं लोकसभा में, वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो भी नहीं हो पाया। इसके अलावा जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल था वो भी बहुत ज़रूरी माना जा रहा है। अभी जो बैंक फ्रॉड हमने देखा है उस लिहाज से वो भी सदन नहीं डिस्कस कर पाया। तो गतिरोध जारी रहा आज लगातार 14वें दिन भी। जी, बहुत शुक्रिया कृति इस पूरी बातचीत के लिए आपका। राज्यसभा में आज सभापति ने जल दिवस के मौके पर पानी की बर्बादी पर रोकने की बात कही। उन्होंने जल संरक्षण को समय की जरूरत बताया। The 22nd of March is World Water Day, a day celebrated every year to focus attention on the importance of water. This year, the day is dedicated to the theme Nature for Water, which accentuates the need for exploring nature-based solutions to overcome the water challenges being faced in the 21st century. The theme is relevant for our country where climatic change, population growth, and changing consumption patterns are contaminating our freshwater systems and depleting groundwater tables at an alarming trend. The day serves as a unique occasion to work together to protect our ecosystem and alter our lifestyles in accordance with the nature to preserve water. The day also focuses on advocating efficient water management and water sharing practices, reduce, reuse, recycle water for a livable planet. I hope the entire House will join me in supporting the conservation of fresh water resources through natural methods to ensure availability of sufficient potable water for our future generations. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भविष्य में होने वाले जल संकट पर चिंता जताई है। इस मुद्दे पर उन्होंने अखबार द हिंदू में ताकि अगली पीढ़ी को भी पानी मिले के शीर्षक से अपनी चिंताओं को जाहिर किया। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी पानी तो हर जगह है पर एक बूंद भी पीने के काबिल नहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने लेख में ब्रिटिश कवि सैमुअल टेलर कॉलरिज की एक कविता की इन्हीं पंक्तियों का जिक्र करते हुए जल संकट पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन का गंभीर जल संकट दुनिया भर में सभी के लिए चेतावनी की घंटी है। ऐसी ही समस्या दुनिया के कई अन्य शहरों में भी सिर उठा रही है, जिसमें बेंगलुरु समेत भारत के कई अन्य महानगर भी शामिल हैं। हालात अब इतने गंभीर हैं कि दुनिया भर के 12 नेताओं ने एक हफ्ते पहले खुला पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विश्व एक गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी मौसमी घटनाएं बार बार हो रही हैं, लिहाजा योजनाकारों और नीति निर्माताओं को इसके मद्देनजर आपातकालीन योजनाओं के साथ तैयार रहना ही होगा। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि भारतीय भी इसे लेकर अब और उदासीन नहीं रह सकते। यहाँ बढ़ती आबादी, पर्याप्त योजनाओं के अभाव, कमजोर पड़ते इंफ्रास्ट्रक्चर, बोरवेल की अंधाधुंध खुदाई, भारी मात्रा में पानी की खपत और बेपरवाही से इसके इस्तेमाल को लेकर भ्रम पालने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। जल संरक्षण और पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल पर उपराष्ट्रपति ने जोर देते हुए लिखा है कि हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि स्थिति गंभीर हो जाए, हमें तत्काल सामूहिक प्रयास शुरू कर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को कल मंजूरी दे दी। इस योजना से देश के 10 करोड़ परिवारों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए सालाना का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल सकेगा। एक दूसरे अहम फैसले में कर्नाटक में परिवारा और तलवारा जातियों को नाइक की तरह एसटी यानी कि जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में जिस आयुष्मान भारत की घोषणा की थी, उसे कैबिनेट ने बुधवार को अमली जामा पहनाते हुए मंजूरी दे दी। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए अस्पताल में भर्ती होने की सूरत में हासिल हो सकेगा और इसका फायदा करीब 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा। बजट में इसके लिए 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया था। अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत साल में 30,000 रुपए का बीमा कवर ही मिलता था।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे दूरगामी फैसला बताया है। साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए 85,217 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी नियमन विधेयक 2016 में सरकारी संशोधन लाने के लिए स्वीकृति दे दी है। विधेयक में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरोगेसी बोर्ड और उचित प्राधिकरण स्थापित करके सरोगेसी को नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्वोत्तर भारत औद्योगिक विकास योजना 2017 को 3,000 करोड़ रुपए मुहैया कराने पर भी मुहर लगाई। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में लघु और मध्यम उद्योग लगाने और रोजगार सृजन के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की अवधि के दूसरे और अंतिम विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई है। आयोग की अवधि 27 मार्च 2018 से 12 सप्ताह बढ़ाकर 20 जून 2018 कर दी गई है। एक दूसरे अहम फैसले में कर्नाटक में परिवारा और तलवारा जातियों को नायक की तरह एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। कैबिनेट ने अफ्रीका में 2021 तक 18 नए मिशन खोलने का भी फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर के संबंध में वित्तीय वंचना की रोकथाम के लिए भारत और कतर के बीच समझौते में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष के तहत आने वाली संस्था अध्यक्षीय शोध कदम ने कृषि को लेकर कल कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान अलग अलग संस्थाओं के विशेषज्ञों ने खेती के तमाम आयामों पर चर्चा की। पेश है एक रिपोर्ट। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर गंभीर सरकार कार्यशालाओं के जरिए किसानों के लिए अनुकूल माहौल पैदा कर रही है। कार्यशाला में आए विशेषज्ञों ने कृषि विकास को आर्थिक विकास से जोड़ा। उन्होंने बताया कि किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना, मौसम की सटीक जानकारी देने के अलावा उपलब्ध बाजार का सही ज्ञान होने से ही कृषि विकास संभव है। किसानों को सशक्त तो हम कर सकते हैं, पावर तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला पहलू ये है कि हमको जागरूक बनाएं, उनको हम जानकारी दें। कौन कौन से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अभी हैं, किसमें अनुदान सरकार देती है, उसका क्या लाभ है, कौन कौन उसको ले सकते हैं, इसकी भी विस्तृत जानकारी किसानों तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा होती है वेदर से रिलेटेड, मौसम के बारे में जानकारी, उसकी फोरकास्टिंग उसके पास में हो, जिससे अपनी प्रैक्टिसेस को वो एडजस्ट कर सके। इस दौरान दक्षिण एशिया के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान के निदेशक ने बदलते समय के साथ कृषि को सक्रिय व्यवसाय में बदलने पर जोर दिया। हमारे देश में 50,000 लाखों प्रोड्यूसर्स कंपनीज होनी चाहिए जो डिसाइड करें मार्केट प्राइस। अभी हम कहते हैं सरकार से कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करे। मैं कहता हूं कि किसान डिसाइड करे प्राइस, क्या मैंने अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस में बेचना है। कार्यशाला में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी मौजूद थीं। अध्यक्षीय शोध कदम की ओर से कृषि पर आधारित ये 5वीं कार्यशाला थी। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज राज्य सरकार का ग्रीन बजट पेश किया। इस बार दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 53,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट पेश किया। बजट की कुछ खास बातों पर नजर डालें तो राज्य सरकार ने बजट का 11.3% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करने का प्रावधान किया है। स्थानीय निकायों को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय मदद दी जाएगी। राज्य सरकार ने डीटीसी कर्मचारियों के बकाया भुगतान चुकाने का भी फैसला किया है, जिसके लिए बजट में प्रावधान है। इसके अलावा दिल्ली में बिजली के आधे दाम भी जारी रहेंगे। प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार सीएनजी लगी निजी कारों को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज में 50% की छूट देगी। राजधानी दिल्ली में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यह आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट है। इस दौरान वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार ने इकोनॉमिक विजन को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार आंकड़ेबाजी करके खुद की वाहवाही कर रही है। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को जमानत दी।
50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने दोनों को जमानत दी है। बिहार में आज राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र निर्माण में बिहार का अमूल्य योगदान रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इस मौके पर आज शाम 4 बजे पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन भी होना है, जहां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति ने चंपारण सत्याग्रह शताब्दी के समापन समारोह में शामिल होने पर प्रसन्नता जताई है। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पंजाब के हलवाड़ा वायुसेना स्टेशन पहुंचे। यहां पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने 51 स्क्वाड्रन और 230 सिग्नल यूनिट को कलर्स सम्मान से नवाजा। इसके बाद सम्मान पाने वाली यूनिट ने राष्ट्रपति को सलामी दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि देश और विदेश में होने वाले अभ्यास में भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन उच्च मानकों के स्तर पर शानदार रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय वायुसेना सुरक्षा के अलावा लोगों की मदद और आपदा राहत कार्यों में हमेशा आगे रहती है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर आज 5 दिनों की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। उनके साथ जर्मन कंपनियों के सीईओ का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया। दिल्ली पहुंचने के बाद वो वाराणसी के लिए रवाना हो गए। वाराणसी में उन्होंने सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय, धामिका स्तूप और मुलगांधुत्ती बिहार मंदिर का दौरा किया। इसके अलावा आज शाम एएचयू के छात्रों को वो संबोधित करने वाले हैं। जर्मन में एंजेला मर्केल के फिर चांसलर चुने जाने के बाद उनकी भारत यात्रा संबंधों के विस्तार के लिहाज से काफी अहम है। शनिवार को दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से होगी। वो दिल्ली विश्वविद्यालय और मद्रास आईआईटी में शिक्षकों और छात्रों से भी मिलेंगे। जर्मनी के राष्ट्रपति चेन्नई भी जाएंगे, जहां वो कारोबारी जगत की हस्तियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा करेंगे। कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण सामने आने के बाद पहली बार खामोशी तोड़ते हुए फेसबुक संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी गलती मानी है। विस्तृत पोस्ट में जुकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक यूजर्स के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन डेटा लीक हुआ और ये एक तरह से विश्वास में सेंध है। उन्होंने माना है कि उनकी कंपनी से गलती हुई है। उन्होंने कहा कि हमने इसे लेकर पहले भी कई कदम उठाए थे। हालांकि हमसे कई गलतियां भी हुई, लेकिन उनको लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी और पहले सामने आई समस्याओं के लिए समाधान के लिए फेसबुक की तरफ से भविष्य में कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन सभी ऐप्स की जांच की जाएगी जिन्होंने 2014 में डेटा एक्सेस को सीमित किए जाने से पहले ही बड़ी मात्रा में जानकारियां हासिल कर ली थीं। संदिग्ध गतिविधियों वाले सभी ऐप्स की पड़ताल की जाएगी। पड़ताल के लिए सहमत नहीं होने वाले डेवलपर को प्रतिबंधित किया जाएगा। निजी जानकारियों का दुरुपयोग करने वाले डेवलपर्स को बैन कर दिया जाएगा और पीड़ित लोगों को इसकी सूचना दी जाएगी। फेसबुक के संस्थापक का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए डेवलपर्स का डेटा एक्सेस सीमित किया जाएगा। अगर यूजर्स ने 3 महीने तक ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है तो उसके डेटा का एक्सेस डेवलपर से वापस लिया जाएगा। किसी ऐप पर साइन इन करने समय यूजर्स की तरफ से दिए जाने वाले डेटा को नाम, प्रोफाइल, फोटो और ईमेल एड्रेस तक सीमित कर दिया जाएगा। डेवलपर्स को यूजर्स की पोस्ट या अन्य निजी डेटा का एक्सेस लेने से पहले अनुमति लेनी होगी और एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा। अमेरिकी टीवी चैनल CNN को दिए साक्षात्कार में भी जुकरबर्ग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का भरोसा दिया है। This was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. So our responsibility now is to make sure that this doesn't happen again. And there are a few basic things that I think we need to do to ensure that. One is making sure that developers like Alexander Kogan, who got access to a lot of information and then improperly used it, just don't get access to as much information going forward.
फेसबुक संस्थापक ने कहा कि 2018 में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं। साथ ही भारत और ब्राजील समेत दुनिया के कई देशों में बड़े चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि फेसबुक से इन चुनावों में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होगी और इन चुनावों की विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। कल ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर देश की चुनाव प्रक्रिया में दखलंदाजी की कोशिश हुई तो कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Not only for the 2018 midterms in the US, which are going to be a huge deal this year, and that's just a huge focus of us, but there's a big election in India this year, there's a big election in Brazil, there are big elections around the world, and you can bet that we are really committed to doing everything that we need to make sure that the integrity of those elections on Facebook is secured. और इस बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का सहारा लेने की खबरों पर 5 महीने तक कांग्रेस की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये पूछा है कि देश के प्रमुख अखबारों में इससे संबंधित खबर छपने के बाद भी कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश रही। कल उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का सहारा ले रही है, जो फेसबुक से करोड़ों भारतीयों का डेटा अवैध रूप से मुहैया करा रही है। लेकिन कांग्रेस ने कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी की सेवाएं लेने के आरोप को गलत बताया था। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए डेटा चोरी की कहानी गढ़ी है। 9 अक्टूबर 2017, 10 अक्टूबर 2017, 11 नवंबर 2017 तो कांग्रेस पार्टी 5, साढ़े 5 महीने और 4 महीने खामोश रहती है। और अगर कांग्रेस पार्टी भारत के इन प्रमुख अखबारों को नहीं पढ़ती है तब तो उनके बारे में कुछ और सवाल करना पड़ेगा। तो वो 5 महीना खामोश रहते हैं और कल जब फंसते हैं तो कहते हैं हमारा कोई संबंध नहीं। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी की पूरी सोशल मीडिया कैंपेन में कैम्ब्रिज एनालिटिका का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनका मिलना भी हुआ है और इसीलिए कल हमने वो सवाल उठाए थे और कांग्रेस पार्टी इस सच्चाई से भाग नहीं सकती। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आयुष मंत्रालय की ओर से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 3 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्ट की कल शुरुआत हो गई। कार्यक्रम में 16 देशों के 5000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्ट 2018 का आगाज हो गया है। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, जिसमें करीब 16 देशों के 5000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये कार्यक्रम 21 जून को होने वाले योग दिवस के प्रशिक्षण के तौर पर आयोजित किया गया है। सरकार 21 जून तक संपूर्ण योग ग्राम कार्यक्रम भी चलाएगी। इसके तहत सरकार हर घर तक योग को पहुंचाना चाहती है। योग ग्राम की कंसेप्ट हम चल रही है हमारी कि कम से कम जैसा बोला कि एक ग्राम ऐसा हो, जैसा आदर्श ग्राम प्रधानमंत्री ने बनाया है, ऐसा योग ग्राम हो जहाँ हर घर का आदमी योग करता रहे। इसी तरह की योजना हमारी है, हमारे प्रयास शुरू है। योग जैसे इस व्यापक फलसफे को हम भाषाओं के बंधन में ना बांधें। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी योग मददगार हो सकता है और इसके लिए अमेरिका के एक प्रमुख अस्पताल के साथ मिलकर शोध जारी है। MD एंडरसन कैंसर सेंटर जो अमेरिका में है, ह्यूस्टन टेक्सास में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, उधर हमारे साथ जोड़ के उन्होंने एक रिसर्च बना रहे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। ये 600 लोगों को 3 आर्म स्टडी बना रहे, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी 6 महीने में पूरा होने के बाद उन्होंने वो स्टैम्प दे देंगे। सो हर एक कैंसर हॉस्पिटल में योग को जोड़ना ही पड़ेगा, इतना सुंदर उनका दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में योग के फायदे और इसे घर घर पहुंचाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा हो रही है। पूरे विश्व को योग के साथ जोड़ना मोदी सरकार की बड़ी सफलता रही है। इसीलिए 21 जून को होने वाले योग दिवस के लिए सरकार ने तैयारियां 3 महीने पहले ही शुरू कर ली हैं। अब सरकार का मकसद लोगों तक ये बात पहुंचाना है कि योग कई बीमारियों से लड़ भी सकता है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ खबर दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।